अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शराजी। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ तो ज़िक्र करेंगे मानसून के हालिया जो बारिश उनकी तबाहकारी, लेकिन उससे पहले गोया कि तहरीक इंसाफ जो इस वक्त बहुत मौजूए बहस है और समझ नहीं आ रही कि तहरीक इंसाफ चाह क्या रही है। गोया कि वो एहतजाज करना चाह रही है या हुकूमत से मुज़ाकरात करना चाह रही है। फिर हमने देखा है कि पिछले दिनों मोहम्मद अली दुरानी साहब साबिक़ वफाकी वज़ीर, उनकी मुलाकात हुई सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैकडोर के ज़रिए कुछ मामला तय करने की कोशिश की जा रही है। और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत वक्त इस वक्त अपोजिशन जमातों को बिलखसूस तहरीक इंसाफ को इतना संजीदा क्यों नहीं ले रही। और साथ में नाज़रीन एक और डेवलपमेंट, फिर PTI के जो बैरून मुल्क बैठे रहनुमा हैं बिलखसूस जुल्फ़ी बुखारी साहब, उन्होंने एक बार फिर जाके अमरीकी कांग्रेस का दरवाज़ा खटखटाया और पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक़ का मामला है उसको वहाँ पे उठाया गया है। इक़दाम कितना दुरुस्त है। और आखिर पे कुछ ज़िक्र होगा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मखसूस नशिस्तें तकसीम तो हो गए, उसके बाद सेनेट के इलेक्शन होने हैं, तो क्या वहाँ पे पैसा जीतेगा या वहाँ पे नज़रियात और पार्टी वाबस्तगी, तो इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और मेरे साथ एक ऑनरेबल पैनल है, तो मुझे ज्वाइन किए सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, बहुत शुक्रिया सर आपका। और वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। तो चौधरी साहब, पहला सवाल ही मैं आप ही से करना चाहूँगा। पहले सर इस कन्फ्यूजन को तो दूर करें कि आप चाहते क्या हैं। सड़कों पे आना है, एहतजाज के ज़रिए अपने हकूक़ अपने मुतालबात को मनवाना है, या हुकूमत के साथ बैठना चाहते हैं, गुफ्तगू करना चाह रहे हैं आप? देखिए सर, अब मेरे समझ में आएगी कि हम क्या करना चाहते हैं तो फिर आपको भी बता देंगे। फिलहाल तो हम खुद कंफ्यूज है कारकुनान के हमारे साथ होना क्या है, हम चाहते क्या। हमारी लीडरशिप तहरीक चलाने का इंदिया देती है। एक लीडर 90 दिन का कहता है, दूसरा 5 अगस्त का कहता है। फिर तहरीक में जलसा करना है, जुलूस करना है, धरना देना है, पहिया जाम करना है, हड़ताल करानी है, या कवाली नाइट करके खाना खाना है, करना क्या है हमें तो नहीं पता अभी तक। हम इतने ही कंफ्यूज है जितने आप हैं, क्योंकि ये जो लीडरशिप मौजूदा है नौमौजूद दस्तयाब क़यादत PTI की, इन्होंने PTI और इमरान खान को किसी जगह नहीं छोड़ा। ना इनकी कोई रब्त है, ना फहम है, ना फरासत है, ना इनमें कोई सियासी समझ बूझ है, ना तजर्बाकारी बहुत है, और उससे भी ज़्यादा ये बहुत जिस तरह से छोटेपन का मुजाहरा हो रहा है, अनाक परस्त है, बहुत ज़्यादा लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। और सियासत में लोगों को साथ लेके चलना होता है, मुख्तलिफ अज़हान के लोग होते हैं, सोच के रवैयों के लोग होते हैं। अब इस नाजुक मौके के ऊपर इस कदर ज़िम्मेदार पार्टी है कि उसके इंटीरियर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ने उठ के एक बड़े चैनल का, एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म का आज खुद पार्टी से सलाह मशवरा किए बगैर बायकॉट कर दिया। अब मुझे ये बताइए कि ऐसी क़यादत के होते हुए जो कि लाहौर में जाए और तंजीम को मदऊ न करे, और तंजीम जिसने ये तहरीक चलानी है जिनका ग्रास रूट तक है, ताहिर खलील सिंधु साहब तो एवे फावे हो रहे हैं, इनको ज़रूरत ही नहीं है इन रेलू पट्टों के होते हुए इनको तो ये, लेकिन ये खुद अपने लिए बहुत है। देखें ना, इस कदर अवामी मसाइल हैं, पेट्रोल की कीमतें 3 महीने में 45 रुपये, डीजल महंगा, कौन सी इंडस्ट्री चलेगी। फैसलाबाद, शेखुपुरा, लाहौर, कराची, सियालकोट इंडस्ट्रियां बंद पड़ी हैं, लोग बेरोजगार हैं, इतनी महंगाई है, चीनी का स्कैंडल है, गंदम का स्कैंडल है, ठीक है सर, निगरान दौर के स्कैंडल हैं। आपने कभी हमारे मुंह से सुना है ये बात करते हुए? बिजली की कीमत आपने 1200%, आप ही के सनाउल्लाह खान साहब ने पूरे दादा शुमार के साथ कहा कि 1200% जो है वो गैस की कीमत पड़ी है। कौन सी इंडस्ट्री चलेगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, इतनी मैसिव जो है तो पंजाब में ये जो जी बिल्कुल है। लेकिन अगेन फिर ये जो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन PTI के अंदर है, ये कोई बाय डिज़ाइन है? गोया कि मेजॉरिटी ऑफ लीडरशिप जो इस वक्त मौजूद है वो जाना नहीं चाहती एहतजाज की तरफ, या अगेन कोई बाहर से इंटरवेंशन हो रही है और वो उनको एक तरह से मजबूर कर रही है कि आपने इमरान खान के साथ खड़े नहीं होना, बल्कि आपने एक डिफरेंट लाइन लेनी है। कहानी क्या है सर? कोई आपने इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की है?
मेरा ख्याल में देखिए, मैं इंफॉर्मेशन तो आपको ज़्यादा होती है, मेरा एनालिसिस है कि इस वक्त पार्टी पे कोई लोग हैं जो कब्जा करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि इमरान खान साहब बाहर ना आए और हमारा कब्जा हो गया है, और वो पुरानी लीडरशिप को जानबूझ के डिस्ग्रेंटल करते हैं। आप देखें जो जो भी काम करना है, शायद जिन्होंने जिन्होंने पीटीआई के लिए काम किया है, उनको थोड़ी सांस दिलाई है, थोड़ी स्पेस दिलाई है, वो उनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगा के फारिग किए गए। अब ट्वीट में खान साहब की ट्वीट में कुछ और लिखा गया है। बैरिस्टर सैफ की प्रेस रिलीज में, जो कि मेरी इतला के मुताबिक बिल्कुल 100% वही नाम है जो इमरान खान साहब ने दिए हैं, 6 नाम वो और है। तो इमरान खान की ट्वीट में रद्दोबदल क्यों किया गया और किसने किया, किस मकसद के लिए किया? जाहिर है कुछ लोग हैं जो पसंद यकीनन ये बहुत जिनको पसंद, यकीनन तो लेकिन बड़ी अहम बात है कि कुछ लोग पार्टी को टेक ओवर करना चाह रहे हैं। जी, ये बारीक मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आप थोड़ा सा यकीनन हो रही हैं। खलीलदार सिंधु साहब इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि आपको तो रिलैक्स रहना चाहिए, अगरचे हुकूमत वक्त की परफॉर्मेंस महंगाई को लेके या 2 सूबों के अंदर जिस वक्त हालात चल रहे हैं, वो बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा, टेररिज्म को लेके। लेकिन अगेन क्या आपको लगता नहीं है कि पार्लियामान की बेस्ट फंक्शनिंग के लिए, पॉलिटिकल हार्मनी के लिए, चलो उनको तो आपस के झगड़े हैं, हुकूमत वक्त को कुछ संजीदा नहीं लेना चाहिए, सारे मामले को एंगेजमेंट की तरफ नहीं जाना चाहिए? क्योंकि जजेब साहब ही पिछले दिनों उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, बड़े डिस्टर्ब नज़र आ रहे थे वो भी। जी शरफ साहब बहुत शुक्रिया। फैसला चौधरी साहब जस्ट लाइक माई ब्रदर, सियासत में इख्तलाफात होते हैं लेकिन सियासत में ज़ाती दुश्मनियाँ नहीं होती यकीनन। ख़ास तौर पर इस ख़ानदान को इस हवाले से कि जब राना सनाउल्लाह खान साहब पे झूठा पर्चा दिया गया तो फवाद चौधरी वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने कैबिनेट में आवाज़ उठाई कि इस लेवल तक हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो झूठा केस था। इस हवाले से ये जो रवायात है, ये ख़ानदानी लोग हैं और बड़ा काबिल फ़हम और काबिल पुरमगज़ तज्ज़िया करते हैं। बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। आपने जो बात की है शरफ साहब, आई टेक इट वेरी सीरियस, यू आर अ सोबर पर्सन, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि पहले हमसे मुज़ाकरात बाद में होंगे, पहले आपस में तो मुज़ाकरात कर लें। आप इनके पहले आपस में मुज़ाकरात करने की ज़रूरत है। इनमें इतने ग्रुप बन चुके हैं, वो कहते हैं दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, उस घर को आग लगी घर के चिराग से। मैं देखिए आज 3-4 लिस्टें घूम रही हैं इनकी। बैरिस्टर सैफ साहब की, इमरान खान साहब की एक और लिस्ट है, अलीमा खान साहबा की काबिल एहतराम है, गड्डापुर साहब की उनकी लिस्ट और है, और बाकी जो उम्मीदवार है जो उनके ऑलरेडी सेनेट पे वहाँ पे खड़े हैं, जिन्होंने 2-2 MPs का तायद करिंदा और तजवीज़ करिंदा, सेनेट में यही होता है, वो भी ले लिए हुए हैं और उनके साथ हो रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि अब ये 5-6 वाला काम नहीं होगा। अब ये मुझे लगता है 8-3 वाला काम हो जाएगा कि 8 सीटें हमारी पार्टी जो मुख्तलिफ हम मिले हैं, मौलाना फजल रहमान साहब, PMLN पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम ले जाएंगे अगर ये इनका यही जारी रहा। और ये खुद अपने पाँव पे, बल्कि दोनों पाँव खुद कल्हाड़ी के ऊपर मारेंगे, कल्हाड़ी को नहीं अपना इनको लग रही, खुद मार रहे हैं। और इन्होंने जिस तरीके से, मैं बड़े एहतराम के साथ, अब मैं मेरी को कोई बड़ा मतलब कोई तारीफ नहीं लगा, जब तक फैसला चौधरी साहब इनके लिए पेश होते तो आप पता है क्या रिजल्ट था इमरान खान साहब के मुकदमात का। अब तो इनका केस नहीं लगता किसी के पास, और जरूरत नहीं जिसको जो नहीं लगाती या इनको वकला की नहीं, खुद ही नहीं चाहते। अच्छा, ये खुद नहीं चाहते। फैसला चौधरी साहब मिलने जाते हैं, मिल के आते हैं, फवाद चौधरी साहब मिलते हैं, इनको क्यों नहीं मिले देता? क्योंकि अंदर से इमरान खान साहब इनका नाम ही नहीं देते। ये 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। जो लिस्ट जाती है हाईकोर्ट में इन्होंने करके, जो भी लिस्ट जाती है पहले उनके पास जाती है, जिसको वो टिक करते हैं वो सिर्फ अंदर जा सकता है, बाकी कोई भी नहीं जा सकता। तो खुद भी अंदर रहना चाह रहे हैं जी नहीं, डेफिनेट अगर बाहर आएंगे तो जिस किस्म की पार्टी इन्होंने बना दी है, क्योंकि अगर लीडरशिप जो सो कॉल्ड या सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो अगर हो जाएंगे सर अपना मसलत पसंदी हो जाएंगे या कंप्रोमाइज हो जाएंगे और वो चाहेंगे, क्योंकि ये शुरू से चलता आ रहा है जी। ये आखिरी ज़माने में भुट्टो साहब के साथ भी यही हुआ था। आपको पता है हुकूमती जमात चमक भी दिखाते हैं कि हमारी तरफ आए तो मामलात को आप आपको पता है आपके चलेंगे। आपको पता है फेडरल शरीयत कोर्ट में अपील दायर हुई थी भुट्टो साहब के लिए, भुट्टो शहीद साहब के लिए, और आखिरी दिन अपना जो अब्दुल हफीज पीरज़ादा साहब थे, बड़े दबंग लायर थे, कॉन्स्टिट्यूशन के खालिक थे, उन्होंने बहस करने से इनकार कर दिया था लास्ट डे। और अब भी ये 90 दिन गंडापुर साहब को किसने इख्तियार दिया? लेकिन मुझे वो ज़िया की बात याद आ गई कि एक तो 3 महीने की एक्सटेंशन खुद ही दे गया जेल में कि 90 दिन तक हम इंतजार करेंगे। इसी तरह ज़िया साहब कहते थे कि 90 दिन में इलेक्शन कराऊंगा, 90 दिन में इलेक्शन कराऊंगा, 90 में कराऊंगा। 17 अगस्त को बदकिस्मती जो भी हुआ, उनका त्यारा क्रैश हुआ, 16 नवंबर को इलेक्शन हुए, तो वो भी पूरे 90 दिन ही बनते थे जी। तो ये भी इसी तरह से कोई 90 दिन का चक्कर है, कोई किसी किस्म का काम नहीं होना, कोई इन्होंने जो प्रीवियस कंडक्ट है इनका, ना कोई तहरीक चल रही है, ना कोई ऐसी बात बनी है। ये नकदा कोका गांडे ने उन्होंने डको नक पई है,
और जो बंदा अंदर है पता तो उसको चल रहा है ना। लेकिन मोहम्मद अली दुरानी साहब की जो मुलाकातें हैं सर, वो भी तो कहा जाता है किसी के ख़ास नुमाइंदे हैं और ख़ास पैगामात लेके आते हैं। इरफान सदीकी साहब से मिलना, वो कितने बाएतमाद आदमी है, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ साहब के, तो कुछ ना कुछ तो बैकग्राउंड में चल रहा है। सर मुज़ाकरात किस बात पे करें सर, जब इनके आपस में पता तो चले लीडरशिप है कौन। शराई साहब कोई तो पता चले ना कि इनका असल में लीडर कौन है। उधर जाते लाहौर गए हैं, वो जो अफरीदी साहब थे 12 करोड़ रुपए उनसे लिया हुआ था सेनेट का टिकट देने के लिए, उधर खाना खा के सजी खा के और क्वाली नाइट बना के व्हाट्सएवर करके तो वापस आ जाती है। तो ये जब लीडरशिप कंप्रोमाइज हो जाती है ना, ये सेक्रीफाइस करना पड़ता है पार्टियों के लिए, जेलें काटनी पड़ती हैं, बड़ा कुछ करना पड़ता है। फिर ये नहीं कि आप हिस्ट्रियाँ कहिए और 12 जिले क्रॉस कर जाए, किसी को पता ही ना हो, और सेकंड डे आप असेंबली में बैठे हो, आप कहिए हमें किसी ने गवाह कर लिया, लोग इधर बेचारे रुसवा हो रहे हैं या जो भी है, खज्जल होना ही होता है ना। हम भी गए हैं, बहुत दफ़ा जेलों में गए हैं, मैं खुद गया हूँ, खासतौर पे इफ्तिखार जो सबके मूवमेंट में मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए पता है हमें कि किस तरह की जेल काटी जाती है या व्हाट्सएवर। तो ये मम्मी डैडी लोग हैं जो भी हैं, वो अब मैं तो बड़ी दाद देता हूँ उन वर्कर्स को जो अभी तक बेचारे सह रहे हैं, और इन सब की वजह से दे आर द रिस्पॉन्सिबल, दे आर द परपिटेटर्स, कि ये उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। और लोग उन्होंने, हालांकि उन्होंने कहा, आपको पता है नियाज़ी साहब ने जो हसाम के वालिद हैं, उनका मेरे बेटे का ट्रायल लगा के इसका ट्रायल करें प्लीज़। लेकिन ऐसे ये तो ये बात है कि ये अपने, जब तक इनके आपस में इतफाक पैदा नहीं होगा, अब होना भी नहीं है, तब तक भी सीरियस नहीं। सर हम क्यों सीरियस लिया, जब नॉन सीरियस लोगों को सीरियस नहीं लिया जाता जी। ये कहना। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। चौधरी साहब, इनफैक्ट ये आपके नज़र से भी गुजरा होगा, PTI के रहनुमा जो बैरून मुल्क इस वक्त हैं, जुल्फी बुखारी साहब, अगेन जाके अमेरिका में कांग्रेस का दरवाज़ा खटखटाया और कांग्रेशल पैनल को कहा गया है कि जी पाकिस्तान के अंदर बड़ी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, वहाँ पे लोगों के फेयर ट्रायल नहीं हो रहे। बट माजी में तो हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम ही अमेरिका पे था कि उनकी हुकूमत को गिराया गया वहाँ से। अब वहाँ जाके एक तो ये है कि इस तरह के इशूज़ को उठाना कितनों को दुरुस्त लगता है, फिर आपको लगता है कि वहाँ से कोई ऐसी मदद मिल पाए कि जिससे पाकिस्तान के अंदर आपके मसाइल हल हो जाएंगे? शाह साहब, जुल्फी बुखारी ने जो एफर्ट की हैं, ज़ाहिर वो तो अप्रिशिएट होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे भी आप देखें ना कि वो ईमेल वाला झगड़ा आ गया, यानी उनको कहा गया सजाद बरकी साहब के मुबीना तौर पे जो कहा, फिर उन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन दी। अब गुजारिश ये है कि वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई हैं, ह्यूमन राइट वायलेशंस में जो यूरोपियन यूनियन है, उनका एक बड़ा फर्म स्टांस हमेशा रहता था, लेकिन हम देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स भी वर्ल्ड इकोनॉमी की तरह डाइल्यूट हो गए, वो भी नीचे चले गए हैं। अब वहाँ पे उस शद्दोमत के साथ नहीं किया जा सकता। अमेरिका में भी बाज़ ऐसे वाक़यात रिसेंटली हुए हैं जिसमें ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो है वो देखने को मिली है, और उसमें अदालतों ने कोई अपना रोल अदा नहीं किया, और यूरोपीय यूनियन भी इस मामले पे खामोश है। अब जो इस वक्त दुनिया के हालात बने हैं, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की डेवलपमेंट्स हैं, 2 जंगें हो चुकी हैं, इजराइल ईरान की जंग ने पूरे खित्ते को हिला दिया है, इंडिया पाकिस्तान की जंग ने पूरे खित्ते को ऑलमोस्ट हिला दिया। तो ये जो चीज़ें हैं, और फिर इसराइल का एक जो उनका वो कसाब जो है, वो एक कातिल जो एक बीबी जो है, वो जिस तरह से लगा हुआ है, और फिर उसके बाद एक दबाव है वेस्ट का इसराइल को तस्लीम करने पे, हमारे यहाँ पे तो मुमकिन नहीं है। तो ये चीज़ें भी जहन में रखनी है। सिर्फ आप ये कहें कि वहाँ पे यहूदी लॉबी का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है अमेरिका में, और वो जो है वो इमरान खान जैसे शख्स को जो कि इस्लाम की बात करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की बात करते हैं, और हर जगह बात करते हैं, और बड़े इफ़ेक्टिव हैं, उनकी बात सुनी जाती है, उनको वो क्यों बाहर आके जो है पाकिस्तानी कौम को, जो कि ज़ाहिर तौर पे उम्मा का वाहिद एटमी ताकत है, उसको जो है वो करने देंगे। तो ये मामलात वहाँ के भी सियासत इस तरह से ही है, लेकिन ये एफर्ट अपनी जगह, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। कम से कम आवाज़ उठनी चाहिए जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं यहाँ पे। साफ़ी तंजीमें भी चुप कर गई हैं, वकला तंजीमें भी चुप कर गई हैं, और कोई तारिक अली सिंधु साहब तो मजलूम लोग हैं, इनकी पार्टी तो मजलूम है, ये तो कैदी हैं उसके, और इनके जो लीडर हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो तो उनको भी कैद हुई है, वो तो
उधर रायबरेली में कैद है ना, मुकैद है। लेकिन आप तो सर, तो लेकिन माजी में तो आप गिला करते हैं, अभी भी आप फरमा रहे हैं ना कि आप इंसान हकूक़ के मामला भी काफ़ी हद तक कंप्रोमाइज़ कर गए, उनका भी एक पॉलिटिकल उसको नज़र से उनको एड्रेस किया जाता है। तो फिर सर माजी के आपके गिले अमेरिका से गोया कि हुकूमत आपके गिराने वाले हुई थी, आज उससे अतार के वो कहते हैं ना लोंडे से दवा मांगने जा पड़े हैं सर आप। तो ये तो लगता ही है कि आप एक और क्रिटिसिज्म को दावत दे रहे हैं ना, गोया कि डोमेस्टिक इशूज़ को आप वहाँ जाके एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। शाह जी, एवरी डे इज अ न्यू डे इन पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स में ये सिलसिला चलता रहता है। मैं तो मुज़ाकरात ही होते हैं ना, पॉलिटिकल जमातें जो है मुज़ाकरात करती हैं, बाहर वालों से भी अंदर वालों से भी मुलाकातें होती हैं। मामला तो हल इधर होने हैं, तो इधर जो जिन्होंने मामला हल करने हैं, मेरा तो नहीं ख्याल उनकी दिलचस्पी है। और मामला जब भी हल होने के करीब होते हैं, हम भी कोई ऐसी डांग मारते हैं जिनसे वो काम जो है वो तितर बितर हो जाता है। हम जो कंफ्यूज हैं, सिद्धू साहब से भी जी 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 अंदर भी कंफ्यूज है और बाहर भी कंफ्यूज है कि करना की है, असी जाना किस राह पैना है। अगर वो हमें पता लग जाए, हमने तो देखे, हम तो बड़े क्लियरली इमरान खान साहब को, मैंने भी, फवाद चौधरी ने भी, दूसरे भी, हम तो बड़े क्लियर हेडेड है कि आपको मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, आपको सियासी दबाव कायम करना पड़ेगा, सियासी लोगों के साथ बैठ के। तार खलील संधू और मेरा ज़ाती ताल्लुक अपनी जगह, सियासी तौर पे इनकी पार्टी और हमारी पार्टी में बड़ा डिफरेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सारे किसी न किसी जगह पे तो जुड़े हुए हैं, चाहे वो आइन का निज़ाम हो, जमहूरियत का निज़ाम हो, इंसाफ का निज़ाम हो, साफ शफाफ इलेक्शन हो, और पॉलिटिकल स्पेस रीगेन करनी हो। तो ये तो हमारे सारे मसाइल इनके और हमारे एक हैं। जब तक ये नहीं होंगे, पाकिस्तान दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं चलेगा, तो मामला नहीं हल होंगे। संधू साहब, इनफैक्ट एक तो ये है कि भाई जुल्फ़ी बुखारी साहब का वहाँ जाना कितना ठीक था गलत था, बट पाकिस्तान के अंदर इश्यूज़ तो है ना सर एडमिटेड फैक्ट है ये, ना सिर्फ पाकिस्तान में, ग्लोबली। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं उन लोगों में से हूँ जो बात करता हूँ कि जो भी जहाँ पे वायलेशन होगी, देर आर ग्लोबली, मतलब आप देखिए ना जो कुछ भी हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन जो सब की मैं बात को विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट मैं कहूँगा कि जुल्फ़ी बुखारी साहब ने अपनी तरफ से जो भी कोशिश की, लेकिन अलीमा खान साहबा ने, मैं दोबारा कहता हूँ काबिल एहतराम है, उन्होंने उसको डिसऑन कर दिया। डिसऑन किया जी, मीडिया पे, मतलब पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जी खुद उन्होंने। अच्छा, दूसरे नंबर पे मैं तो उसमें वैसे तो बहुत सीनियर है, लेकिन एक मैं बताना चाहता हूँ कि जिस शख्स के नाम पे ये बना है, जिसके पास ये गए हैं, जहाँ से करारदाद मंजूर करवाना चाहते हैं जुल्फ़ी बुखारी साहब, ही वॉज द कांग्रेस मैन, अभी नहीं है, ही इज़ नो मोर इन द वर्ड, बट उसके नाम से व्हाट्सएवर फाउंडेशन व्हाट्सएवर, तो वो हॉलोकॉस्ट का हामी था, और ही इज़ द वाहिद कैलिफोर्निया का वाहिद ज्यूज सेनेटर था, कांग्रेसमैन था, जिनसे ये अभी करारदाद मंजूर करवाना चाहते हैं। और इस रेजोल्यूशन का लेजिस्लेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ना वहाँ पे ना यहाँ पे। कोई स्टेट डिपार्टमेंट से सेक्रेटरी की या ट्रंप साहब की या किसी और की कोई बात आई हो, ठीक है, बात माननी पड़ती है, बातें होती हैं, सारा कुछ होती हैं, लेकिन क्या उनकी तरफ से कुछ चीज़ ऐसी आई है? नहीं, नॉट एट ऑल। तो ये रेजोल्यूशंस हैं, ये तो बहुत, हम, मैं भी जाता हूँ यूएन में, जिनेवा भी जाता हूँ, न्यूयॉर्क भी जाता हूँ, सारी जगह अभी रिसेंट होके आया हूँ, ये होती रहती हैं। लेकिन इसके बावजूद ठीक है, जुल्फ़ी बुखारी साहब के अपना है, लेकिन उसको भी तो ऑन नहीं कर रहे हैं। बात तो ये है कि पार्टी उसको भी नहीं ऑन कर रही है, पार्टी ऑन नहीं कर रही है। पाकिस्तान के डोमेस्टिक मामलात उनको इंटरनेशनल लेवल पे जाके किसी और मुल्क में जाके, वो ठीक है, मैं बिल्कुल कहता हूँ अपने घर के जो गंदे कपड़े हैं वो बाहर जाकर नहीं धोने चाहिए, बाजार में नहीं धोने चाहिए, लेकिन ये तो उनको भी डिसऑन कर रहे हैं कि अगर एक मिसाल में, चलो जी मैं जानता नहीं जुल्फ़ी बुखारी कौन है, सोना काफ़ी रिच आदमी है, लेकिन ये सुना है कि अगर वो चला ही गया है तो उसको भी खुद उनकी खान साहब की सिस्टर मोहतरमा, और दूसरे नंबर पर अभी जो बात कर रहे थे, बड़ी प्यारी बात की अपना फैसल भाई ने कि वकला के हवाले से, कैन यू बिलीव इनके अपने झगड़ों ने सुप्रीम कोर्ट में इनको 39 सीटों से भी महरूम कर दिए। लेकिन इस वक्त हमारे साथ सेनेटर पलवशा खान साहब पीपल्स पार्टी से हैं, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हम डिस्कस डिबेट तो इस वक्त पोलिटिकल कर रहे हैं, जिसमें एंगेजमेंट पीटीआई के साथ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वो खुद कन्फ्यूज्ड हैं। बट पिछले दिनों हमने देखा है कि फिर अमरीकी कांग्रेस का दरवाज़ा खटखटाया गया पीटीआई की जानिब से, अगरचे पार्टी उसको डिसोन कर रही है, बट इंसानी हकूक़ के मसाइल, यहाँ पे फेयर ट्रायल के इशूज़ को वहाँ पे ले जाया गया। अपार्ट फ्राम इट कि वो कितना दुरुस्त या सही इकदाम था, बट आपको लगता नहीं पलवशा साहबा कि पाकिस्तान के अंदर ये इश्यूज़ हैं, और गोया कि माजी में तो पीपल्स पार्टी जैसी जमात ने भी इसको भुगता है। भुट्टो साहब का जिस तरह का ट्रायल हुआ, बाद में अदालतों ने इस बात को तस्लीम किया कि उनको जुडिशल मर्डर किया गया। तो क्या कहेंगी, अगर मुल्क के अंदर इन इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया जाता तो फिर पार्टीज़ के पास क्या फोरम बाकी रह जाते, वो तो जाएंगे उस तरफ? नहीं, मुझे इल्म नहीं है कौन सी कांग्रेस में कौन गया है, इस बात का मैं
जी, जुल्फी बुखारी साहब गए, इनफैक्ट कांग्रेशनल पैनल के पास गए अमेरिका में, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की बड़ी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। ये तो पहले भी करते रहे ना शराजी साहब, ये को पहली दफा तो नहीं करे, पहले भी इन्होंने एक रूम हायर किया था, उसमें लोगों को बिठा के जो भी हुए। देखिए ये कोई ऐसी चीज नहीं है, जब अगर आपने बात करनी हो मुल्क के खिलाफ तो आप कर सकते हैं, किसी भी पार्लियामेंट में आज आप आ जाएं, हमारे पास आ जाएं, कोई ना कोई 10-12 सेनेटर तो आपको बिल्डिंग में मिल जाएंगे, उनको बिठा के आप अगर कोई एक लेक्चर देना चाह रहे हैं दे दें। लेकिन सिर्फ बात यह है कि इससे पहले इस मुल्क में जो भी रिवाज रहा है, पार्टीज ने अपनी जंग अंदर घर मुल्क में लड़ी है, आमरीतों से लड़ी है, डिक्टेटरों से लड़ी है, लेकिन बाहर जाके अपीलें नहीं की। जिस दिन आप बाहर चले जाते हैं और बाहर जाके आप अपील करते हैं या आप कोई प्रेशर बाहर से पड़वाते हैं, दिलवाने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो चीज जो है वो एक और पैराए में चली जाती है। जिसने भी देख लीजिए भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ, तो हमने क्या जाके यूनाइटेड नेशंस को अपीलें की हैं, या हमने जाके कहीं मुल्क के खिलाफ कोई एक मुल्क को कटहरे में खड़ा करना। आप यहाँ करें, आप यहाँ बोलें, आप अवाम से अपना मुकदमा जो है उनके सामने पेश करें। अगर अवाम आपके साथ खड़े होते हैं तो कौन आपको रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके इनके पीछे अवाम आ जाते हैं, कल कहें तो ज्यादा भी नहीं मैं कहती, कोई 4-5 लाख ही इस्लामाबाद पे आज की तरफ आ जाते हैं, मार्च करते हैं, तो वो नक्शा खुद ही बदल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है ना, क्योंकि इनकी अपनी भी जो है इनकी अपनी रोज में इत्तेफाक नहीं है, इनकी अपनी सफ़े मुंतशिर हैं, इनके अपने लोग 10-10 जगह पे रिपोर्ट करते हैं, 10 जगह सलूट मारते हैं। तो मुझे बताएं फिर इतना तो नहीं हो सकता। खान साहब ने मेरे ख्याल में ऐलान भी कर दिया है कि मुझे कुछ हो गया तो ये होगा वो होगा। लेकिन पलवश साहब, इनफैक्ट क्या ये अवाम के थ्रू इशूज़ को एड्रेस करना है, या पॉलिटिकल फोर्सेस भी समझती हैं कि वहाँ फेयर ट्रायल की अगर बात की जा रही है कि नहीं मिल रहा तो दुरुस्त बात है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं तो ये भी दुरुस्त बात है, और अगर कोई पार्टी मुंतशिर है, आवाम को इकट्ठा नहीं कर सकती, पब्लिक प्रेशर बिल्डअप नहीं कर सकती, तो बाकी सियासी जमातें इसलिए खामोश रहेंगी क्योंकि उनके मुखालफिन के साथ ऐसा हो रहा है, तो लिहाजा उनके लिए कोई सीरियस मैटर नहीं है। ये नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आज किसी के साथ होगा दूसरे खामोश रहेंगे तो कल उनके साथ भी होगा। ये तो एक ऐसे दायरा है, दायरों में चलता है मामला। ये ऐसी बात नहीं है, इंसानी हकूक हर एक के हैं, जो जिसको फांसी की सजा भी हो जाती है, जो कातिल भी होता है, जो संगीन मुजरिम होता है, उसके भी कोई हकूक होते हैं ना। तो लिहाजा हम ये नहीं कह सकते किसी के यहाँ हकूक नहीं है, हकूक पे बात होनी चाहिए। लेकिन देखिए बाकी जो सियासी फोर्सेज हैं उनके साथ तो ये बैठ के बात नहीं करना चाहते। किस दिन उन्होंने किसी के पास, मौलाना के साथ इन्होंने, मौलाना ने बड़ा दिल दिखाया, इनको साथ मिलाया, आज गंडापुर साहब उनके खिलाफ क्या जबान इस्तेमाल कर। इसलिए देखिए अगर इनमें जरा भी अकल समझ होती है, रिकंसिलिएशन की तरफ जाते, इनके लोगों का एम ही नहीं है कि ये अपने लीडर को जेल से बाहर निकालें या जेल से बाहर निकालने की तरद्दद करें। ये नहीं, मुझे नहीं समझ आती कि इनकी जो या तो इस हद तक मुंतशिर हो गई है जमात, होती भी हैं हाँ, लेकिन इस हद तक मुंतशिर होना, आखिर कोई 10, 12, 20 लोग तो ऐसे होते हैं जो नहीं हटते, जो सर जोड़ के बैठते हैं, कोई हल निकालते हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है। लिहाजा और बारहा ये कहते हैं हम तो इनके साथ नहीं जाएंगे, हम तो इनके साथ नहीं बैठेंगे। कितनी दफा कोई गया है, किसी ने जाके, और जरदारी साहब से बात कर लें, वो तो वैसे ही मसालेहत के बादशाह, उनके पास किसी को भेजे, आपने देखा है कभी? नहीं। खलील तार सिंधु साहब आपकी बात पे कोई रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं? कोई इनका साहब बाकी सारी बातें आपकी दुरुस्त है, मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ। एक बात आपने थोड़ी सी मेरे लिहाज से ठीक नहीं है कि 4-5 लाख 4-5 हज़ार करना चाहिए, आपने तो बहुत ज्यादा तादाद कर दी। मेरा मतलब है जिस मुल्क में 25 करोड़ के मुल्क में 5 लाख भी कोई इतना नहीं, ये तो आपने इनके लिए बहुत तादाद कर दिया। 4-5 हज़ार चले कुछ भी ले आए, लोग खड़े होते हैं तो लोग लाखों में खड़े होते हैं ना, जब अवाम निकल आए कौन रोक सकता है। लेकिन बहरहाल अब बात यह है कि अगर अवाम भी नहीं निकल रही, आपकी तरफ से भी मुंतशिर है, तो आप मसालियत का तरीका अपनाए ना। आप फिर धमकियां बढ़के और सियासत के साथ देखिए, जिसने भी टक्कर ली है वो नहीं सर्वाइव कर सका हमारे में। लेकिन इसमें कुछ एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जाए, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू से आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। फैसल चौधरी साहब, इनफैक्ट हम खैर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के भी सेनेट का जो वहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे भी एक अजीब सा तमाशा लगा है, और उसमें भी जो लीडिंग रोल में अगेन नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सर उस मामले को भी आपको बेहतर अंदाज में हैंडल नहीं कर पाए, वहाँ पे आपको कौन लगता है फिर जिम्मेदार है? किसकी गोया कि स्ट्रेटजी के अंदर फ्लॉज थे कि वहाँ पे इतनी जागसाई हो रही है तहरीक इंसाफ की?
देखिए, इससे पहले मैं ज़रा पलवशा जो बात कर रही थी कि हमने कभी बाहर नहीं बात की, जी तो कॉन्डोलेज़ा राइस की किताब गवाह है कि आप क्या-क्या करते रहे। आप तो हमेशा बाहर की इमदाद लेके आए हैं। आप तो हमेशा वाशिंगटन में ये पाकिस्तान एम्बेसी में अपने लॉबिस्ट के लिए सरकारी पैसे जो हैं, इन्होंने इकट्ठे किए और अभी भी केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। सो ये लेक्चर ना दें हमें हुब्बुल वतनी का। तो मैं अगर तारीख में जाऊँगा तो फिर ज़ुल्फ़िकार का ज़िक्र छेड़ूँगा, कुछ और करूँगा, तो फिर वो मुनासिब बात नहीं होगी। लिहाज़ा पहले अपनी तारीख को दुरुस्त रखते हैं। अपने जितने का आप पानी में हैं, सारों को पता है। दूसरी बात ये है कि देखिए, हम सेनेट के इलेक्शंस का मसला ये है कि अली अमीन और इमरान खान साहब ने जो लिस्ट दी है, अली अमीन की भी लिस्ट वही है। ज़ाती तौर पे मैं भी समझता हूँ कि 2-3 नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर एतराज़ किया जा सकता है, यानी जिनकी कोई कारकर्दगी नहीं है। ज़रा बुशरा बीबी का भी इसमें अपने टिकट्स के लिए जो उन्होंने कहा है, वो ज़ाती तौर पे पता है दो कि वो तरदीद करा रही हैं, लेकिन तरदीद तो वो उस बात की करते हैं ना जिसका हमें इदराक ना हो। तो वो तो जो वहाँ पे टिकट है जिसके खिलाफ है लोग अली अमीन नहीं चाहते कि वोटिंग की तरफ मामला जाए, क्योंकि उनको पता है कि अगर वोटिंग का मामला जाए तो डिफेक्शन क्लॉज वहाँ पे है नहीं है मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद। अगर बंदे राइट लेफ्ट हो गए तो फिर मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं खड़ा होना, फिर मौलाना साहब ने इसको आगे भी लेके जाना है, तो वो रिस्क नहीं चाहते। वो किसी किस्म की जो कहते हैं ना कि साइलेंट वाटर को में इर्ताश पैदा नहीं करना चाह रहे। तो वो चाह रहे हैं कि जो कि ज़ाहिर है हर जो एक सियासी आदमी है उसकी कोशिश तो यही होती है ना सर, जी उसकी कोशिश तो यही होती है। तो कोई बंदा बुरा मनाने वाली बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये एक अक्लमंदी वाली बात है कि सारी जमातें अपने अपने सेनेटर मुंतखब कराएं, हॉर्स ट्रेडिंग भी ना हो और मुश्किल में ना हो। इसलिए जो 90 दिन की मुद्दत दी गई है उसका भी मकसद ये है कि 5 तारीख का बहुत क्लोज है। अली अमीन किसी सूरत भी जो है वो नहीं चाहते कि ये मामला इस तरह से हो और वो चीज़ जो है उस को कोई गड़बड़ हो या कोई नंबर इधर उधर स्लिप हो जाए, क्योंकि अगर 6 बंदे सिलेक्ट हो गए तारिक खलील सिंधु के और पलवशा बीबी के, तो फिर अगला काम फैसल कुंडी तैयार करो वहाँ पे खड़ा है और वो सियासी तौर पे बहुत ज़हीन और फतीन आदमी है और थोड़ा बहुत शरारती भी है, हमारा भाई भी है। तो वो हर काम करे, हर फन पलवशा। हाँ, तो मैं चाहूँगा पलवशा साहब से आपकी जो आपने गुफ्तगू, पलवशा साहब इनफैक्ट चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने कहा जी कॉन्डोलेज़ा राइस की बुक गवाह इस बात की कि पीपल्स पार्टी भी माजी में बैरूनी मदद के ज़रिए अपने मामलात को हल करती रही है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली इस वक्त खैर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं और वहाँ पे गवर्नर गोया कि एक बड़ा डिफरेंट उस तरह का अहदा नहीं है कि जिसमें वो पॉलिटिकल मैटर्स के अंदर इतने इन्वॉल्व हों, लेकिन वहाँ पे जिस तरह वो चीज़ों को लेके चल रहे हैं उस पर भी बड़ा एतराज़ किया जा रहा है कि शायद उनका ये रोल नहीं बनता जो वो प्ले कर रहे हैं वहाँ पे। देखिए, बात यह है कि अगर इनको कोई इतराज़ है, इनके लिए बहुत फोरम्स हैं, वहाँ ये बिल्कुल जा सकते हैं। अगर किसी के रोल पे इतराज़ है, कोई तजावज़ कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, कोई हॉर्स ट्रेडिंग कर रहा है, सबूत है। बात यह है कि कॉन्डोलीज़ा राइस क्या लिखती है उससे मुझे कोई वो ताल्लुक नहीं है, लेकिन बहरहाल हकायक और जो तारीख है वो अपनी जगह है। अब आप जो कर रहे हैं वो भी कॉन्डोलीज़ा राइस कोई और लिख देगी, वो इससे भी ज्यादा लिख देगी। बहरहाल मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि ये जो इस वक्त मुल्क में खलफशार है, हम ये बिल्कुल, मैं तो नहीं कहती कि इसके इमरान खान के राइट्स नहीं हैं, उनकी बेगम के राइट्स नहीं है, उनके बच्चों के राइट्स नहीं है, उनकी पार्टी के पर सबके राइट्स हैं, लेकिन राइट्स जो है फिर या तो फिर आप खुल के लड़ें और आखिरी हद तक लड़ें, वो भी नहीं होता, और या फिर आप मसालिहत पसंदी जो है उस पर जाएं, लिव टू फाइट अनदर डे, वो भी नहीं है। तो लिहाजा आप ये तो इनको खुद देखने का है, इनकी अपनी पार्टी बैठे, इनकी अपनी जो भी जिम्मेदारान है, बैठ के सोचें कि इन्होंने किस तरफ मामला लेके जाना है। बहरहाल मुल्क का तो एक नुकसान है, अब पता नहीं वो 5 अगस्त की इनकी कोई कॉल है, उसका क्या स्टेटस है मैंने नहीं मालूम किया। उनका ख्याल ये भी है पलवशा साहब कि सियासतदानों से क्या बात करेंगे कि जब मुल्क का वज़ीर दिफा ये कहे कि कैबिनेट निज़ाम है, चलो ना करें, इनके पास देने के लिए है। अगर ये ख्याल है शहराजी साहब, फिर उस रास्ते पे लग जाए, उस रास्ते पे भी नहीं लगते। नहीं दुरुस्त, एक रास्ते पे देखिए ना, एक गोल को पकड़ लें, उस गोल के अगर वहां जाना है तो वहां जाएं,
बात करें, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, किसी दिन तो इनको कोई ना कोई जवाब पत्थर से भी आ जाता है, तो वहाँ जाए, लेकिन ये ना वहाँ जाते हैं। पता आप क्या कहना चाह रही थी लफ्ज़। लेकिन अगेन ये गिला आपको लगता है ये जो खदशात उनके हैं तो सेनेटर साहब के दुरुस्त हैं कि आपके हाथ तो हैं खाली, आप तो कहीं से देखेंगे कुछ कहा जाएगा तो फिर अंगेज करेंगे, अदरवाइज तो देखिए शराजी फ़ायदा। साहब बड़े एहतराम के साथ आपसे, अल्टीमेटली जो फैसल जो साहब फरमा रहे थे, अल्टीमेटली आपको सियासी जमातों से ही मुज़ाकरात करने पड़ते हैं, चाहे जो मर्जी हम कर ले, कान इधर से पकड़ ले उधर से पकड़ ले। ये अगर ऐसी बात ही तो पहले 4 राउंड क्यों किए इन्होंने। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आपका टाइम का मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन इलेक्शन का रिजल्ट चूँकि ये सीक्रेट बैलेट होता है, अगर इनके उम्मीदवार ना बैठे जो कर रहे हैं, जो गंडापुर साहब कर रहे हैं कि 5 और 6 बन जाए इस तरह से, वो मुझे लगता है कि नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने इनकार कर दिया बैठने से। और दे हैव द सपोर्टर्स MPs जिन्होंने उनको सेकंड किया और साथ अपना तजवीज़ गुनंदा भी हैं, वो भी हैं, MPs हैं। तो ये सीक्रेट बैलेट पेपर होना है, फिर कुछ भी नतीजा हो सकता है जी। तो उसमें तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग सर होगी। मुझे हॉर्स ट्रेडिंग कैसे हो सकती है? वो तो अपने ज़मीर की बात है ना, अंदर जाकर किसको वोट देना। हॉर्स ट्रेडिंग तो वो होती है ना कि आपको मीटिंग कर रहे हैं, कोई वोट खरीद रहे हैं। नो, नॉट एट ऑल। मैं सेनेट का इलेक्शन लड़के आया हूँ पंजाब से, मैंने 18 वोट मुझे PTI के दोस्तों ने दिए हैं, मुझे खुद नहीं पता किस किसने दिए, लेकिन मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। मैंने 248 वोट लेने थे, मैंने 256 वोट लिए। तो आपका ख्याल नहीं है, क्योंकि ये खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, वहाँ पे पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, तो बेहतर ये किसी फार्मूले पे आप फार्मूला तो था, लेकिन इनके अपने लोग नहीं बैठ रहे, लिस्टें फ़र्क हैं। किसी एक बात पे यकजा और वो तो हो जाए, इकट्ठे तो हों। इसमें ये भी हमारा फॉल्ट है कि ये लड़ाई हमने करवा दी इनकी आपस में। ये हमारा फॉल्ट है कि हमने अलग-अलग इस्तेका इनको दे। ये हमारा फॉल्ट है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 5 अगस्त को होनी है और गंडापुर साहब कह रहे हैं कि 5 को नहीं। दिस इज़ नॉट आवर फॉल्ट। इनको अपनी सफ़ों में देखना होगा जी। तो इनफैक्ट वैसे चौधरी साहब, ये वाकई एक तो ये है कि जैसे मैंने कहा कि जागसाई तो खुद PTI अपनी खुद करा रही है, बट अब आप ये इतलात भी हमारे पास आ रही हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को ऑफ़र की गई कि बजाय आप नून लीग के साथ जाने के हमारे साथ आ जाएं। तो अली अमीन गंडापुर साहब गोए के लाहौर में बैठ कर उनके मुताल्लिक़ क्या बातें कर रहे हैं, और यहाँ फिर अगेन तो कहाँ गए सर पार्टी ख्यालात, नज़रियात, मंशूर। ये तो फिर अगेन वो मुकमुका वाली पॉलिसी है कि अगर कोई फ़ायदा हो रहा है तो कल जिस शख्स को आपने बुरा बोला कि आज उसके साथ खड़े हो जाएं आप। कारकुनों को क्या मैसेज दे रहे हैं सर? बस ऐसे ही सर, बात ये है ना कि ये नॉन सीरियस बात है। जब पहले भी कहा था कि मौलाना साहब की आपको ज़रूरत है, ना बिगाड़ें, और आप CM बन गए, आप CM बन के सोचें, तो आप बजाय लोकल पॉलिटिक्स करने के। वो मुझे एक लतीफ़ा याद आ रहा है कि वो बादशाह हाथी पे जा रहा था, तो एक आदमी जो है आम मेरे आपके जैसा, उसने आके कहा कि बादशाह सलामत हाथी तक की लेना है। तो बादशाह ने उस वक्त उसकी हालत का अंदाज़ा लगाया, तो दरबारियों को, सिपाहियों को कहा कि सुबह लेके आना इसको। तो सुबह जब वो दरबार में आया तो वो ठीक था, हालात वाक़यात दरबार की उसको पता था कि मैं किधर लेके गए। तो उसने कहा हाँ भाई 10 की देना ही। उन्हें कहा सर व्यापारी राती चले गए ना, तो अब ये सौदा नहीं हो सकता। तो लगता है यही है सर, लगता है ये सर। नहीं, उसने कहा था रात वाले व्यापारी और दिन वाले व्यापारी और हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर जिंदा साहब, फैसल चौधरी साहब है वो जी आगे देखते हैं, नया बाजार लगता है, यह सिलसिला चलता है। अब अगर ये सीक्रेट बैलेट हुआ तो उस पर खतरा है। अली अमीन की पूरी कोशिश है और मैं दुआ गो कि अपनी कोशिश में कामयाब रहे, क्योंकि मुल्क इस वक्त एक और सियासी एडवेंचर का मुतमन नहीं हो सकता, जो कि बिल्कुल लग रहा है कि ऑन कार्ड है। सही, बहुत शुक्रिया सर चौधरी साहब, सेनेटर सिकंदर साहब और परवेश खान साहब। छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, और ब्रेक के बाद ये जो क्लाइमेट चेंज उसके नतीजे में जो मौसम के तेवर बदल रहे हैं, क्या पाकिस्तान इसका मुकाबला करने के लिए तैयार है भी कि नहीं, छोटी सी ब्रेक के बाद डिस्कस डिबेट करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद नाज़रीन। हालिया मानसून बारिशों से पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। कोई 178 से ज़ायद लोगों की जान गई, जबकि अमलाक को बड़ा नुकसान पहुंचा, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। लेकिन इससे बढ़ के अब गोया के 21 जुलाई से एक नए स्पेल की गोया के पेशन गोई की गई है, जो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर और खौफनाक बताया जा रहा है। इसमें अब देखना ही है कि क्या हुकूमती इदारे बिलखुसूस NDMA इस सारी सूरत हाल से निमटने के लिए कितना कुछ तैयार है, और साथ में जो क्लाइमेट चेंज का फैक्टर नाज़रीन अब आया है वो है तो बड़ा परमानेंट। अब उसको लेके हुकूमत वक्त आने वाले वक्त में इस तरह की
तबाहकारियों से बचने के लिए क्या इंतजाम कर रही, क्या पॉलिसी मैटर्स जो हैं वो डिबेट और डिस्कस किए जा रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं NDMA के एक एक्सपर्ट डॉक्टर शाह साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा जो हालिया बारिशें हुई हैं इनसे कितनी बड़ी तबाही हुई और उनके कौन से वो इलाके हैं जो ज़्यादा मुतासर हुए हैं? जी, जो हालिया मानसून का सिलसिला था ये ऑलमोस्ट अभी ये सिलसिला तो ख़त्म हो चुका है और इस सिलसिले में जो सबसे ज़्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं ये पाकिस्तान में पंजाब के जो नदरन रीजन्स हैं जिसमें चकवाल, रावलपिंडी और उससे रिलेटेड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। ट्विन सिटीज़ की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गुज़िश्ता रोज़ जो है मैक्सिमम रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है, जहाँ पे कुछ वेदर स्टेशंस में 250 मिलीमीटर तक की रेनफॉल भी रिकॉर्ड हुई है। इसके साथ साथ चकवाल में 430 मिलीमीटर की रेनफॉल परसों रिकॉर्ड की गई थी। इसके अलावा उकाड़ा और जो नॉर्थ रीजन है पंजाब का, यहाँ पे भी अच्छी खासी बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि इनफैक्ट अब जो नेक्स्ट फोरकास्ट है वो भी बड़ी एक बताया जा रहा है कि बड़ी तबाहकुन बारिशें होने जा रही हैं। तो NDMA और बाकी इदारे इस हवाले से जो तैयारियां मुकम्मल हैं कि हंगामी सूरत-ए-हाल से कैसे निपटा जाएगा? अभी जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास जो डेटा मौजूद है इसके मुताबिक मानसून का चौथा स्पेल 21 जुलाई से पाकिस्तान में दाखिल होगा। ये भी जो ये स्पेल है इसकी भी शिद्दत जो है पंजाब में इसकी ज़्यादा शिद्दत दिखाई दी जाएगी और साथ साथ बलाई इलाके खैबर पख्तूनख्वा के और कुछ जनूबी पंजाब के भी इसमें अज़ला शामिल होंगे। सिंध के भी कुछ मशरक़ी और जो है शुमाली जो अज़ला हैं उनमें भी कुछ अज़ला में बारिश देखने को मिलेगी। और अगर बात की जाए बलूचिस्तान तो बलूचिस्तान के भी मशरक़ी और शुमाली जो अज़ला हैं उनमें भी बारिशों का चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ये जो नेक्स्ट स्पेल है जो कि 21 जुलाई से 28 जुलाई तक को देखा जाएगा, इसमें अगेन जो शुमाली पंजाब और शुमाल मशरक़ी पंजाब में इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। इस सिलसिले में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी चूँकि एक फ़ेडरल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका रोल वफाकी सतह पर जितनी भी सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम के निज़ाम को में एक सैनर्जाइज्ड कोऑर्डिनेशन को बनाने का इसका काम है। और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इस काम को सरअंजाम देने के लिए मुख्तलिफ़ कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद कर रहा है। हर वीक में 2 दफ़ा हमारी मानसून कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें हम जितने भी नेशनल प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया हैं उनसे उनकी पूरी कंप्लीट मानसून की सिचुएशन एनालिसिस लेते हैं, जिसमें नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो भी एक्सपेक्टेड वेदर पैटर्न्स हैं और वहाँ और वो अज़ला जहाँ पे खातिर खा या ज़्यादा बारिशों के चांसेस हैं उन इलाकों की कंप्लीट एक रिस्क असेसमेंट प्रोफाइल सूबों को फराहम करता है। और उसके अकॉर्डिंगली जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सूबाई जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ की रिस्पांस के स्टेटस को मॉनिटर करता है। इस सिलसिले में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक प्रिपेयर्डनेस के सिलसिले में तमाम प्रोविंसेस की स्टॉक टेकिंग की हुई है कि जिन प्रोविंसेस में ज़्यादा बारिशें, जिस तरह के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों की ज़्यादा इस वक्त देखा जा रहा है इम्पैक्ट, तो उनकी कंप्लीट लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट, स्टॉक्स की टेकिंग, ये सारी चीज़ें जो है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उनकी कंप्लीट प्रिपेयर्डनेस को मॉनिटर कर रहा है। इसके साथ साथ वफाकी सतह पर कोई भी अगर नेशनल रिज़र्व से कोई भी रिज़र्व प्रोविंसेस को चाहिए हो तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उसको फराहम करने के लिए अपना रोल अदा करता है। हालिया बारिशों में भी जैसे कि प्रोविंसेस की तरफ से पंजाब प्रोविंस की तरफ से जो NDMA को रिक्वेस्ट मिली जिनमें रेस्क्यू कुछ जो स्ट्रैंडेड पॉपुलेशन थी जिनको रेस्क्यू सर्विसेज की ज़रूरत थी, तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अपना रोल अदा करते हुए लोगों को रेस्क्यू सर्विसेज प्रोवाइड की, जिसके लिए पाकिस्तान आर्मी और साथ साथ जो सिविल इंतज़ामिया हैं उनको भी इंगेज करवाया और हेली सर्विसेज और एरियल सपोर्ट देने के लिए भी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अपना रोल अदा किया। इसके अलावा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी प्रोविंसेस में किसी किस्म
की भी रिक्वायरमेंट हो तो वो अपनी नेशनल रिजर्व से प्रोविंसेस को देने के लिए हमेशा अपना रोल अदा करता है। अभी तक चूँकि प्रोविंसेस की अपनी जो स्टॉक्स हैं, प्रोविंशियल स्टॉक्स, उसी से चीज़ें मीट होती जा रही हैं। और चूँकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम पाकिस्तान का 3 टियर्ड सिस्टम है, जिसमें ज़िली इंतज़ामिया और प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ पहली रिस्पॉन्सेस प्रोवाइड करती हैं। डॉक्टर साहब, इनफैक्ट अब कुछ नुकसानात का भी आप कुछ बताएगा कि अब तक कितना इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, कितना कुछ लोगों को, और साथ में क्लाइमेट चेंज अब एक परमानेंट फैक्टर है, अब इससे हम निगेट तो नहीं कर सकते, बट इसकी अडॉप्शन की तरफ जाने के लिए वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों से मिलके एनडीए में कोई स्ट्रेटजी इवॉल्व कर रहा है ताकि फ्यूचर में इसके असरात को मिनिमाइज़ किया जा सके? का तखमीना लगाएं तो जितनी जो अमवात अराउंड मोर देन 181 कैजुअलिटीज़ रिपोर्टेड हैं अभी तक, और इनमें अराउंड 51% जो डेथ्स की जो कॉज है वो बिल्डिंग्स कोलैप्स यानी हाउस के जो कच्चे मकानात हैं उनकी गिरने की है। सो मेजर जो इसमें से जो कॉज हम देख रहे हैं यानी कच्चे मकानात के गिरने की वजह से अराउंड 50% से ज़्यादा जो है अमवात इसी वजह से हुई है। इसके लिए नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑडिट कर रहा है, यानी कि डिफरेंट प्रोविंसेस की इस वक्त जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर की रेजिलियंस है उसका कंप्लीट एक ऑडिट हम सूबों से उनकी ले रहे हैं, जिसमें इस्लामाबाद से लेते हुए जितने भी पाकिस्तान के प्रोविंशियल रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस उसका डेटा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास मौजूद है। और इन इंफ्रास्ट्रक्चर को रेजिलियंट बनाने के लिए भी वो प्रैक्टिसेस, चाहे वो हीट वेव से रिलेटेड हो, मानसून या फ्लड से हो, या अर्थक्वेक से रिलेटेड रेजिलियंस, तो मल्टीपल ख़तरात यानी हैज़र्ड्स की रेजिलियंस के कंप्लीट एक एनडीएमए ने एक गाइडलाइन डेवलप करके सूबों को फराहम कर दी है, ताकि आने वाले सालों में खुदा न खास्ता अगर वेदर पैटर्न्स ऐसे ही रहें तो उन नुकसानात से बचने के लिए वो कौन से अवामिल हैं और वो कौन सी इंटरवेंशंस हैं जो कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को रेजिलियंट कर सकती है। जैसा कि मौसमियाती तब्दीली अब एक ऐसा अमल है जिसमें पाकिस्तान हर साल इसको फेस करेगा। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चूँकि जैसा आपने फरमाया कि क्लाइमेट चेंज एडॉप्टेशन अब ज़्यादा गौर तलब है मिटिगेशन से ज़्यादा, क्योंकि मिटिगेशन एक सिंगल कंट्री एक्चुअली इसको कर नहीं सकता, ये ग्लोबल कलेक्टिव एफर्ट है जिसको हम क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन का नाम देते हैं। एडॉप्टेशन चूँकि इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकती है एंड देन एट अ प्रोविंशियल एंड नेशनल लेवल पे, तो इसके लिए भी क्लाइमेट चेंज एडॉप्टेशन से रिलेटेड भी मल्टीपल जो इंटरवेंशंस हैं उनमें भी पाकिस्तान जो है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो अपनी डिफरेंट एडॉप्टेशन की जो है रिकमेंडेशंस प्रोवाइड कर रहा है। पाकिस्तान में जिस तरीके से हीट वेव एक मुस्तकिल एक क्लाइमेट चेंज का एक ऐसा हैज़र्ड है जो बन रहा है, इसके लिए हीट वेव से रिलेटेड जो भी एडॉप्टेशन मैकेनिज़म्स हैं, पर्टिकुलरली जो आपकी थर्मल कॉम्फर्ट्स हो गए, बिल्डिंग के एनक्लोजर्स के डिज़ाइंस करना, या वो डिफरेंट एडॉप्टेशन मेजर्स जो कि आपकी घरों को हीट में थर्मल कॉम्फर्ट प्रोवाइड की जाए, उसकी भी कंप्लीट हमने कुछ गाइडलाइंस डेवलप की हैं। फ्लड से बात की जाए, फ्लड से रिलेटेड चूँकि पाकिस्तान की में अब सिर्फ रिवराइन यानी दरियाई सिलसिलों में सैलाब होना ये एक खाली फ्लड नहीं, बल्कि अब मौसमियाती तब्दीली की वजह से फ्लड्स की मुख्तलिफ वेराइटीज़ पाकिस्तान में अब आना शुरू हो चुकी हैं, जैसा कि हमने लाहौर में देखा, इसके अलावा चकवाल और रावलपिंडी में जो कि एक लोकल इनंडेशन यानी शहरी इलाकों में पानी का रुकना, जिसको हम अर्बन इनंडेशन या लोकल फ्लडिंग का नाम देते हैं। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग एक और फ्लडिंग की टाइप है जो कि बहुत प्रोमिनेंट हो चुकी है हमारे ग्लेशिएटेड रीजन में। फ्लैश फ्लडिंग जैसे कि हमने स्वात में देखी, और इसके अलावा कोस्टल फ्लडिंग और कोस्टल इनंडेशन जो कि हमारी कोस्टल रीजन में हो रही है। इन तमाम फ्लडिंग्स और डिफरेंट क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो एडॉप्टेशन और डिफरेंट इंटरवेंशंस हैं, एनडीएमए ने उसके लिए एक जामे गाइडलाइन डेवलप की हुई है, और हर क्लाइमेट चेंज से होने वाले हैज़र्ड जैसा कि फ्लड रिवराइन फ्लडिंग है तो उसमें आपकी बिल्डिंग्स के प्लिंथ की डिज़ाइन से लेते हुए कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर
कि वो एडॉप्टेशन मैकेनिज़्म जो कि फ़्लड को रिस्पॉन्ड कर सकता है आने वाली मौसमियाती तब्दीली की वजह से फ़्लड के डिफरेंट वेराइटीज़ हैं। इसके साथ साथ जो ड्राउट यानी कहत साली पाकिस्तान की सर्दियों में एक मुस्तकिल एक एलिमेंट दाखिल हो चुका है, उसके लिए ड्राउट रेजिलिएंट क्रॉप्स हों या इरीगेशन में स्मार्ट इरीगेशन प्रैक्टिसेस हों, ड्रिप इरीगेशन की बात हो या रिस्पॉन्सिव ड्रिप इरीगेशन की, पाइवेट इरीगेशन या नंबर ऑफ़ डिफरेंट एडॉप्टेशन इंटरवेंशंस जो कि हम कहत साली से निपट सकते हैं, या वो ऐसे सीड्स जो कि जियो इंजीनियर्ड होके बनाए जाएं जो कि कम पानी में भी ज़्यादा उसकी येल्ड हो। तो वो तमाम ऐसी इंटरवेंशन जिसको हम एडॉप्टेशन इंटरवेंशंस कहते हैं, उसके लिए नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक जामे प्लान बना के प्रोविंसेस को दिए हैं। तो इस सिलसिले में एडॉप्टेशन मैकेनिज़्म में एनडीएमए अपना रोल बखूबी अदा कर रहा है। लेकिन मैं आखिर करना चाहूँगा कि आपकी गाइडलाइंस के ऊपर सूबाई हुकूमतों का रिस्पांस क्या है? क्या उसको लेके को अपनी स्ट्रेटजी इवॉल्व कर भी रहे हैं कि नहीं? अब जितने भी प्रोविंसेस हैं, चूँकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो नेशनल लेवल पे एनडीएमए, हम तमाम सूबों के साथ कंटिन्यूसली कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और उनके सामने तमाम डिफरेंट डिज़ास्टर्स जो कि आने वाले सालों में जिसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में इजाफा होगा, उनके सामने उनकी रिस्क प्रोफाइल हम पेश करते हैं। प्रोविंसेस भी अपने इस क्लाइमेट चेंज को अब बहुत सीरियसली जो है इसको इस सब्जेक्ट को ले रहे हैं, और प्रोविंसेस की भी जिस तरह नेशनल एडॉप्टेशन प्लान, नेशनल लेवल पे क्लाइमेट एडॉप्टेशन प्लान बना हुआ है जिसमें मल्टीपल इंटरवेंशंस हैं एडॉप्टेशन से रिलेटेड, वो प्लान्स सूबों में भी अपने वो प्रोविंशियल डिज़ास्टर के जो प्लान्स हैं, क्लाइमेट एक्शन प्लान्स जिनको कहते हैं, उन्होंने भी अपने प्लान्स बनाए हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा। जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो अपने क्लाइमेट से रिलेटेड जिस तरह COP21 की कुछ हमारी रिक्वायरमेंट्स थी पाकिस्तान विजन 2030 में, उनमें जिसमें लो कार्बन ट्रांजिशन से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स थे, जिनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स में जो कि अर्बन फॉरेस्टेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये प्रोजेक्ट्स फेडरल लेवल पे इस्लामाबाद ने भी एक ऐसा अर्बन फॉरेस्ट IGP रोड पे मेवाकी वे ऑफ फॉरेस्टेशन के नाम से बनाया है, और ये ही फॉरेस्ट की जो अर्बन जो फॉरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ये सूबे पंजाब, सूबे खैबर पख्तूनख्वा और सूबे सिंध में भी इन ऐसे अर्बन फॉरेस्टेशन का कॉन्सेप्ट अब वो भी अडॉप्ट कर रहे हैं। सिमिलरली एग्रीकल्चर में जिस तरीके से लो कार्बन ट्रांजिशन एंड मोर सोलराइजेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर है तो वहाँ पे भी हमने बहुत सी सोलराइज्ड ट्यूबवेल्स का कॉन्सेप्ट देखा है, और डिफरेंट जो हमारे एडॉप्टेशन की रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रोविंसेस भी इसमें एक्टिव हैं और इन प्रोजेक्ट्स को वो अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तैयब शाह, एक्सपर्ट एनडीएमए, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाजरीन, आज के प्रोग्राम का यहीं पे अख्ताम करते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।